रिसेंटली 23 जनवरी को एक जजमेंट जो है, एक ऑर्डर यहां पर दिया गया बाय द मद्रास हाई कोर्ट इन केस ऑफ आइसर मोटर्स लिमिटेड, जहां पर जो मेन इशू था वो था जीएसटी इंटरेस्ट लाइबिलिटी। तो यहां पर बेसिकली अगर फैक्ट ऑफ द केसेस की बात करें, जो आइसर मोटर लिमिटेड कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, और जुलाई 17 टू दिसंबर 17 किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से ये लोग जो है अपनी टाइमली रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए। जो बेसिकली जीएसटीआर 3 भी रिटर्न है वो फाइल नहीं कर पाए, और वो जो रिटर्न है वो लेट फाइल की गई। और अराउंड जो है इस पीरियड के बीच 15,000 करोड़ की लाइबिलिटी थी इस कंपनी की, जिसमें से अराउंड 11,000 करोड़ रुपीस जो है वो क्रेडिट लेजर के जरिए पे किए गए, और ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपीस जो है वो कैश लेजर के जरिए पेमेंट की गई। अब इस पीरियड में जब टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से रिटर्न फाइल नहीं की जा रही थी, तब भी कंपनी ने टाइमली अपने जो ड्यूज हैं वो डिपॉजिट किए। लेकिन आप सबको पता है कि टाइमली जब आप डिपॉजिट करते हैं, उसके बावजूद भी आपका जो पैसा है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो है ट्रांसफर किया जाता है। और जब आप जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं, तब उस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए जो है उस अमाउंट को सेट ऑफ किया जाता है। तो अब टेक्निकली रीजंस की वजह से रिटर्न्स फाइल नहीं की जा पा रही थी, तो इट मींस उस पीरियड के अंदर ये जो पैसा है वो कैश लेजर के अंदर ही पड़ा रहा, और उसको जो है टाइमली सेट ऑफ नहीं किया गया। तो अब जीएसटी ऑफिसर्स का ये कहना रहा कि आपने भले ही कैश लेजर के अंदर वो अमाउंट डिपॉजिट कर दी है, लेकिन वो पेमेंट ऑफ द टैक्सेस नहीं मानी जाएगी जब तक आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए, जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को जब तक आप डेबिट नहीं करेंगे, तब तक जो है वो पैसा आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ही माना जाएगा। वो पेमेंट टुवार्ड्स योर ड्यूज नहीं काउंट किया जाएगा। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि जहां टाइमली पेमेंट की गई है, कंप्लायंसेस किए गए हैं, उसके बावजूद भी अराउंड 28 करोड़ रुपीस के आसपास की इंटरेस्ट लायबिलिटी जो है जीएसटी ऑफिसर्स ने डिटरमाइन की। तो इस इशू को लेकर जो है आइसर मोटर्स लिमिटेड ने जो है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल की, और हालांकि एक रिट नहीं, तीसरी रिट के अंदर यह जो है डिसीजन लिया गया है। इससे पहले 2 रिट और फाइल की जा चुकी थी, और उसके बावजूद भी जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है उसको जो है मेंटेन रखा गया। और इस रिट के अंदर फाइनली जो है कंक्लूड किया गया कि इस इंटरेस्ट लायबिलिटी का क्या होगा। तो अराउंड 70 पेजेस की यह जजमेंट है। अगर मैं इस जजमेंट की बात करूं तो बहुत लेंथी जजमेंट है। अगर हम एक एक लाइंस को अगर रीड करने की कोशिश करेंगे तो यह जजमेंट खत्म ही नहीं हो पाएगी। तो कुछ पोर्शन को मैंने हाईलाइट किया है, जिसके जरिए हम जो फैक्ट्स हैं उनको समझ सकते हैं, लीगलिटी को समझ सकते हैं, और फाइनली क्या डिसीजन लिया गया है उसको हम समझ सकते हैं। जिन भी केसेस में इंटरेस्ट लायबिलिटी डिटरमाइन की गई है, जहां पर आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया, कैश लेजर में वो पैसा था लेकिन किसी वजह से आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए यह जजमेंट जो है एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह होगी। और जो है इस जजमेंट के जरिए आप जो है अपनी इंटरेस्ट लायबिलिटी को जो है बेसिकली वेव ऑफ करा सकते हैं। और अगर ऑफिसर उसको वेव ऑफ नहीं करता है, उसको ड्रॉप डाउन नहीं करता है, ड्रॉप नहीं करता है, तो ऐसे में आप जो है अगेन रिट फाइल कर सकते हैं, और उसके जरिए आप जो है रिलीफ पा सकते हैं। अब बात करें फैक्ट ऑफ द केसेस की, द पेटिशनर हैड पेड ए सम ऑफ रुपीज अराउंड 15,000 करोड़ रुपीज एज जीएसटी। तो मैंने आपको बताया 15,000 करोड़ रुपए के आसपास की जीएसटी की लायबिलिटी, जिसमें से 10,871 करोड़ रुपए जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के जरिए पे किए गए, 4,162 करोड़ रुपए कैश लेजर के जरिए पेमेंट की गई। अब हुआ क्या कि अराउंड 32 करोड़ रुपीज का जो है इनका जो है क्रेडिट था, और वो था ट्रांजिशनल क्रेडिट। आप सबको पता है जब जीएसटी लाया गया तो ऐसे में जीएसटी लॉ से पहले जो आपका क्रेडिट था इन एक्साइज लॉज, इन वैट लॉज जो है, उस क्रेडिट को जो है बेसिकली ट्रांजिशन फॉर्म्स के जरिए, ट्रांस वन के जरिए आप जो है जीएसटी के अंदर ले सकते थे। तो ऐसे में हुआ क्या कि अराउंड जो 33 करोड़ रुपीस का जो भी आईटीसी था वो उन्होंने ट्रांस वन फाइल किया, लेकिन ट्रांस वन फाइल करने के बाद वो जो क्रेडिट है वो आईटीसी जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है वो टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। तो ऑलमोस्ट जुलाई से लेकर जो है दिसंबर तक की जो 3B रिटर्न्स है वो फाइल नहीं की पाई, जो है की पा सकी। तो यहाँ पर जुलाई 17 टू दिसंबर 17 देख सकते हैं, बाय डिपॉजिटिंग द टैक्स अमाउंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जब रिटर्न फाइल नहीं हो सकी तो इन्होंने क्या किया, जितनी इनकी मंथली जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती थी ये ड्यू डेट से पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर उसको पे करते रहे,
और टेक्निकली जो है रिटर्न्स फाइल नहीं हो रही थी, तो वो सेट ऑफ नहीं हो पाया। अब उसके बाद जो है फाइनली जब जीएसटी ट्रांस 1 पर काफी सारी लिटिगेशन हुई, कोर्ट्स के अंदर केसेस गए, तो उसको जो है फिर से फाइल किया गया, उसको रिवाइज्ड ट्रांस 1 फाइल करने के लिए दिया गया, और जो है उसके बाद ये जो मैटर है रिजोल्व हुआ और जो है ट्रांस 1 टाइमली फाइल हो पाया। तो उसके बाद जब रिटर्न्स फाइल की गई, तो 24 जनवरी 2018 को जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स थी वो सभी फाइल की गई। अब लेट रिटर्न फाइल हुई है, तो ऐसे में जो है जीएसटी ऑफिसर ने क्या किया कि जितनी जितनी जो भी लाइबिलिटीज थी, उस लाइबिलिटीज पर जो है इंटरेस्ट की लाइबिलिटी डिटरमाइन कर दी। तो आफ्टर ए लैप्स ऑफ अराउंड 6 ईयर्स, 6 साल के बाद पेटिशनर को एक रिकवरी नोटिस मिला। और सबसे बड़ी बात, नोटिस इशू कर दिया गया, कोई शोकॉज नोटिस नहीं दिया गया, कोई सुनवाई नहीं की गई। और उसके बाद जो है 23,76,26,657 रुपए की जो है इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो है वो निकाल दी गई। और उसके बाद कंपनी ने इवन एक लेटर भी जो है वो लिखा, अपनी प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन भी दी कि ये जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है ये नहीं होनी चाहिए, हमारी तरफ से कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया गया है। जो टेक्निकल ग्लिचेस थे जीएसटी के अंदर, उसकी वजह से जो है टाइमली रिटर्न फाइल नहीं हो पाई, और फिर भी हमने ड्यूली जो है टाइमली अपना टैक्स डिपॉजिट किया है, उसके बावजूद किसी तरह की इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है कंपनी जो है इसके अगेंस्ट अपील फाइल करती है। अपील के अंदर भी कहा जाता है कि आप 30% ऑफ द अमाउंट्स को जो है डिपॉजिट कर दीजिए। और उसके बाद कंपनी एक और रिट फाइल करती है, और उसके अंदर भी जो है कोई डिसीजन नहीं आता, तो फाइनली जो है कंपनी तीसरी रिट फाइल करती है। और इस रिट के अंदर काफी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि जीएसटी की जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो किस बैलेंस पर डिटरमाइन की जानी चाहिए, कि क्या जो कैश लेजर के अंदर जो बैलेंस है क्या उसको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। डिपार्टमेंट का तो साफ साफ कहना है कि उसको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। अभी रिसेंटली भी जो अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो आप कैश लेजर के जरिए अमाउंट पे करेंगे उसी पर आपको इंटरेस्ट देना है, उसको भी गलत इंटरप्रिटेशन यहां पर ली गई डिपार्टमेंट के द्वारा, कि जब तक आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए डेबिट नहीं करेंगे, उसको आप जो है सेटअप नहीं करेंगे, तब तक वो जो है पेमेंट ऑफ ड्यूज, पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी नहीं माना जाएगा। तो यहां पर कहा गया द कॉमन इशू इन्वॉल्व इन बोथ दिस रीट्स पिटिशन इज एज टू वेदर द पेटिशनर इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द जीएसटी अमाउंट। तो पहली बात तो क्या उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी की बात होनी चाहिए, विच वाज रूटीनली डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर विद इन ड्यू डेट। रूटीनली मतलब रेगुलरली डिपॉजिट हो रहा है और ड्यू डेट से पहले विद इन ड्यू डेट जमा हो रहा है। हाउ द केस ऑफ द डिपार्टमेंट इज दैट डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वुड नॉट अमाउंट टू पेमेंट ऑफ टैक्स। कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं माना जाएगा, एंड वुड टेंट अमाउंट टू फेल्योर टू रेमिट जीएसटी इन टाइम। और यह माना जाएगा आपने टाइमली जीएसटी पे नहीं किया, और एंड अकॉर्डिंगली जो है इंटरेस्ट लायबिलिटी आपको पे करनी होगी। तो काफी सारी बातें हुई, 72 पेजेस का यह जजमेंट है। तो अगेन मैं उसी मेन पोर्शन पर आता हूं, जहां पर कुछ बातें जो है डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ बातें जो है कोर्ट्स की तरफ से ऑब्जर्व की गई, काफी सारी फैक्चुअल बातें यहां पर दी गई है, कब कौन सी रिटर्न फाइल की गई, कितनी टैक्स लायबिलिटी थी, कितना उस पर इंटरेस्ट किस तरह डिटरमाइन किया गया है, तो वो काफी सारी बातें यहां पर की गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली सेक्शन जो है 48 से लेकर आपका जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात जो है स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जो है सेक्शन 50 के अंदर जो है इंटरेस्ट की बात आती है। तो यहाँ पर कहा गया ए रीडिंग ऑफ द अबव प्रोविजन make it clear that every person who is liable to pay the tax in accordance with the provision of the act and rules made thereunder but fails to pay the tax within a prescribed time which remains unpaid shall pay on his own interest at such rate not exceeding 18%। अगर आप टाइमली टैक्स डिपॉजिट नहीं करेंगे, पे नहीं करेंगे, तो ऐसे में आपको 18% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना होगा। द अफोरसेड सेक्शन डील्स विद द इंटरेस्ट व्हिच हैज टू बी पेड if the tax is not paid within prescribed time, if such being the case there would be prescribed what would be the prescribed time। कि वहां पर कहा गया है कि प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर आपको जो है टैक्स पे करना है, तो ऐसे में प्रिस्क्राइब टाइम क्या है। अब प्रिस्क्राइब टाइम कहा गया कि एक डेट दी गई है, कि जो डेट है उस डेट तक वो पैसा जमा हो जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो कंपनी ने उस डेट तक वो पैसा जमा भी करा दिया है, लेकिन एक्ट के अंदर ऐसी कहीं कोई बात नहीं लिखी गई है कि वो जो कैश लेजर के जरिए आप उस अमाउंट को सेटअप करेंगे तभी पेमेंट ऑफ टैक्सेस मानी जाएगी। और अगर एक्ट के अंदर ऐसी बात नहीं लिखी गई है तो आप अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते, आप यह नहीं कह सकते कि जब तक सेटअप नहीं किया जाएगा यह नहीं माना जाएगा कि टैक्स लायबिलिटीज पे नहीं की गई है। उसके बाद एक प्रोविजो का भी जो है यहां पर जिक्र किया गया, सेक्शन 50 के अंदर प्रोविजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट
the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39, except where such return is furnished after the commencement of proceeding under section 73-74, shall be levied on the portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger. अब प्रोविजो में तो ये कहा गया है कि जितनी अमाउंट आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए डेबिट करेंगे, पे करेंगे, उसी अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। अब हुआ क्या कि वो सारा पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा था और सारी अमाउंट जो है जब सेटअप की गई तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए सेटअप की गई। तो यहां पर इंटरप्रिटेशन निकाली गई कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए जो पेमेंट की गई है इस सभी अमाउंट पर इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। तो अपने आप में ये इंटरप्रिटेशन जो है वेग लगती है कि कोई पैसा जो है आपके पास रेगुलरली डिपॉजिट हो रहा है, टाइमली उसको पे किया जा रहा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। तो पहले तो एक इशू ये होता था कि जो आपका आईटीसी है, वो आईटीसी जो है जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते, जब तक वो सेटअप नहीं होता, और वो सेटअप नहीं होता तो यह माना जाता था कि टैक्सेस की पेमेंट नहीं की गई। तो वहां पर क्या होता था, आपकी ग्रॉस अमाउंट पर ही इंटरेस्ट लगाया जाता था। मींस जो आपने क्रेडिट लेजर से पे किया और जो आपने कैश लेजर से पे किया, दोनों अमाउंट पर ही आपको जो है टैक्स वो इंटरेस्ट पे करना होता था। लेकिन बाद में ये जो है अमेंडमेंट लाई गई कि जितना पोर्शन आप कैश लेजर के जरिए पे करेंगे उसी पर इंटरेस्ट पे करना है। तो सीधी सी बात है कि आईटीसी को जो है आपको सेटअप दिया जाएगा और कैश लेजर के जरिए जो आप पे करेंगे वहां पर जो है आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन यहां पर तो फैक्ट ऑफ द केसेस अगर आप देखें तो कैश लेजर में टाइमली पैसा डिपॉजिट किया गया है, लेकिन टेक्निकल वजह से अगर 3B नहीं फाइल की जा रही थी, वो सेटअप नहीं किया जा पा रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे, क्योंकि सेक्शन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि जो है आप जो है उस अमाउंट को जब अकाउंटिंग एंट्री के जरिए, बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री है, जब आप उसको सेटअप करते हैं उसको एक अकाउंटिंग एंट्री माना गया कि उस अकाउंटिंग एंट्री को करेंगे तभी आपकी पेमेंट मानी जाएगी। जब आपके कैश लेजर में पैसा आ चुका है, गवर्नमेंट जो है उस कैश लेजर को यूटिलाइज कर सकती है, तो ऐसे में जो है कोई सेटअप की बात नहीं होती। तो काफी सारी बातें यहां पर की गई कि कब तक आपको वो पैसा डिपॉजिट कराना है, कब यह माना जाएगा कि आपने जो है डिपॉजिट करा दिया, गवर्नमेंट उस पैसे को जो है कब रिसीव मान लेती है। तो बहुत सारी बातें यहां पर की गई है। अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो यहां पर अगर आप कंक्लूजन देखेंगे तो हाई कोर्ट ने जो कंक्लूजन दिया है इन द फेवर ऑफ द एसएससी, इन द फेवर ऑफ द टैक्स पेयर, यहां पर कहा है कि इस पर कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। इस जजमेंट को आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर जो है आपको बहुत सारी जजमेंट जो है शेयर की गई है। तो यहां पर कहा गया कि in view of the above finding and following the law laid down by the Gujarat High Court in Vishnu Aroma case, since in the present case the tax amount has already been credited to the government within the prescribed time limit, कि गवर्नमेंट के पास टाइम से पहले पैसा आ चुका है, बिफोर ड्यू डेट द क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वुड नॉट अराइज। इसका मतलब कैश लेजर में अगर पैसा आ गया है तो आप इंटरेस्ट की बात नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों की जो इंटरप्रिटेशन है जीएसटी ऑफिसर्स की, कैश लेजर भी तभी पेमेंट मानी जाएगी जब आप उसको डेबिट कर देंगे, जब आप उसको सेटअप कर देंगे। तो वो इंटरप्रिटेशन जो है यहां पर जो है ओवर रूल की जा रही है बाय द हाई कोर्ट। यहां पर कहा गया कि अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द कोर्ट passes the following orders: the credit to the account of the government would always occur not later than the last date for filing the monthly returns in term of the provision of section 39 subsection 7, कि जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ जाना चाहिए वो लास्ट डेट से पहले आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर वो आता है तो इट मींस आपने जो है टाइमली डिपॉजिट नहीं किया है, तो उस पर आप इंटरेस्ट जो है मांग सकते हैं। वंस द अमाउंट इज पेड बाय द जनरेटिंग जीएसटी पीएमटी 06, द सेड अमाउंट विल बी इनिशियली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। जब आपने जीएसटी चालान के जरिए पेमेंट कर दी तो अमाउंट सीधी किसको जाती है, गवर्नमेंट अकाउंट को। At which point the tax liability of a registered person will be discharged to the extent of the deposit made to the government। जितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दी है टू दैट एक्सटेंट यह माना जाएगा आपकी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है। उसको आपने जीएसटी 3B के जरिए सेटअप किया है या नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर आफ्टर फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग ओनली it will be deemed to be credited to the ECL as stated in the explanation A to section 49 subsection 11 of the act। तो यहां पर कहा गया कि वो अकाउंटिंग एंट्री के लिए जो है यह मान लिया जाएगा कि वो जो है पेमेंट हो गई है। As long as the GST which was collected by a registered person is credited to the account of the government not later than the last date for filing the monthly return, to that extent the tax liability of such registered person will be discharged from the date when the amount was credited to the account of the government।
तो साफ-साफ क्लियरली यहाँ पर जो है मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ये जो पेमेंट आ गई है, यह मान लिया जाएगा आपने उतने अमाउंट तक टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने जीएसटीआर 3B के ज़रिए उसको सेटअप किया या नहीं किया। If there is any default in payment of GST even subsequent to the due date for filing the monthly return on or before 20 of the every succeeding month, for the said delayed period alone a registered person is liable to pay interest. अगर 20 तारीख के बाद या 24 तारीख जो भी ड्यू डेट है उसके बाद अगर पैसा डिपॉजिट किया गया है तो टू दैट एक्सटेंट जितना वो डिले किया गया है उस अमाउंट तक ही जो है इंटरेस्ट की बात होगी। और इसलिए जो है यहाँ पर जो भी ऑर्डर है उसको जो है यहाँ पर क्वैश कर दिया गया। तो ऐसे में जो है एक रिलीफ यहाँ पर जो है टैक्स पेयर के फेवर में दी गई है। और जिन भी केसेस में जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पैसा पड़ा था लेकिन जीएसटीआर 3B के अंदर सेटअप नहीं किया गया और इंटरेस्ट की लायबिलिटी डिटरमाइन की गई है, तो वहां पर यह जो है लैंडमार्क जजमेंट है अपने आप में। इसको आप कोर्ट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो आप जो है हाई कोर्ट के जरिए रिलीफ ले सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। और अगर आप बनना चाहते हैं एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ, डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ऐसे में विद टेलीफोनिक कंसल्टेंसी जो है आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, एक बार जरूर विजिट करें। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।